ये वीडियो है आपकी वितान पाठ्य पुस्तक से पाठ अतीत से दबे पाँव, जिसका मैं यहाँ पर सारांश आपको बता रही हूँ। पूरे पाठ को मैंने पॉइंट्स में बदल दिया है, वो पॉइंट्स आप याद करेंगे तो आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें लेखक के बारे में। ओम थानवी, जिनका जन्म 1957 में हुआ था, पढ़ाई लिखाई बीकानेर से की। राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एम.कॉम किया। 1980 से 1989 तक राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादक ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। आइए अब देखते हैं पाठ का सारांश, जो कि पॉइंट्स में है। पॉइंट नंबर 1, लेखक कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल आपने एसएसटी में कहीं पढ़ा होगा। यहाँ बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पे बने चित्रित बर्तन, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान मिट गए। मोहनजोदड़ो सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे छोटे टीलों पर बसा था, लेकिन टीले प्राकृतिक नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि इस नगर को टीलों पर क्यों बसाया गया था? तो इसलिए बसाया गया था कि इसके पास में जो सिंधु नदी बहती थी, उसका बाढ़ का पानी शहर में ना आ सके। शहर की गलियों और सड़कों पर घूमा जा सकता है। आज भी यहाँ मिला हुआ जो सामान है वो अजायब घरों में सेफली रखा है। लेकिन यहाँ पर गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें सभी सिद्ध करते हैं कि नगर जो था वो बहुत ही नियोजित था। शहर के सबसे बड़े चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है, जो एक टीले पर बना है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की थी। जब उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने खुदाई का अभियान चलाया, तब यह प्रसिद्ध हो गया कि भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता की दावेदारी कर सकता है। लेखक सबसे पहले स्तूप के पास गया, जिसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में भी धूप कड़ी थी। धूप में यहाँ पर आंखें बंद हो जाती हैं। स्तूप वाले हिस्सों को यहाँ पर गढ़ कहा जाता है। प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। महाकुंड को छोड़कर सभी इमारतें आज उजड़ी हुई है। नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकतर सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, जैसे आजकल सेक्टर मार्ग का कॉलोनियों में मिलता है। परंतु वहां का रहन सहन नीरस है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। लेखक ऐसा सोचता है कि निम्न वर्ग के घर शायद कमजोर होंगे, इसलिए समय के साथ मिट गए, या उनका कोई अस्तित्व ही शायद न हो। टीले के पास महाकुंड है, जिसका नाम देवमार रखा गया है, जो सामूहिक स्नान के काम आता था, ऐसा लेखक सोचता है। ये 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। इसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां नीचे को उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानाघर हैं। विशेष बात यह है कि किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। पानी को रिसने से रोकने के लिए तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल और दीवारों पर चूने और चिरौड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए भी नालियां हैं। ये पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं। पानी की निकासी का ऐसा प्रबंध इससे पहले के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं। शायद यहाँ पर अनाज जमा किया जाता हो। यहाँ 9 चौकियों के 3 कतारें हैं। बैलगाड़ी के प्रयोग के भी सबूत मिलते हैं, जिससे माल इधर से उधर जाता रहा होगा, ऐसी कल्पना लेखक की है। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ खेती भी होती थी। इसे खेतीहर या पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर और तांबा बहुत था, लोहा नहीं था, क्योंकि सिंध में पत्थर और राजस्थान से तांबा मिलता है, जो खेती बाड़ी के काम आता होगा। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की खेती के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। यहाँ पर रंगाई का काम भी होता था। ऊन और लिनन सुमेर से आता था, ऐसा सोचा जाता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच एक बड़ा दालान, जिसे हम वरांडा कहते हैं, और 3 बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है।
दक्षिणी 20 खंभों वाला हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय या सभा भवन होगा। गढ़ की चारदीवारी के बाहर नीचा नगर है। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े बड़े घर और चौड़ी सड़कें और ज्यादा कुएं थे। डी के क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर की मुख्य सड़क यही है जो बहुत लंबी और 33 फुट चौड़ी है। ऐसा लगता है जैसे इस पर बैलगाड़ियां चलती हों। सड़क बाजार में जाकर खत्म हो जाती है। सड़क के दोनों ओर घर हैं लेकिन सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। इस शैली का प्रयोग चंडीगढ़ में किया गया है। सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियां हैं। हर घर में एक स्नानागार है। बस्ती के भीतर पक्के कुएं हैं और एक ही तरह की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। घर की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। ऐसा लगता है जैसे मकान 2 मंजिल भी होंगे जो पक्की ईंटों से बने हैं और सभी एक ही आकार की हैं। घरों में केवल एक दरवाजा है, खिड़कियां नहीं हैं। बड़े घरों में आंगन के चारों तरफ खिड़कियों वाले कमरे हैं। घर छोटे बड़े सभी तरह के हैं लेकिन सब एक लाइन में हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है। लेखक को हैरानी होती है बड़े घरों में छोटे कमरे भी हो सकते हैं। हो सकता है आबादी बढ़ने के साथ नीचे की मंजिल में नौकरों के कारण छोटे कमरे बनाए गए हों। लेखक कल्पना करता है सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होंगी। हो सकता है ऊपर की मंजिल में लकड़ी से सजावट की जाती हो। अधिकतर घरों में खिड़कियां, दरवाजे, छज्जे नहीं हैं। संभवतः यहाँ पर गर्मी कम होती होगी। हाथी, शेर, गैंडा आदि की तस्वीरों से लगता है यहाँ जंगल भी थे और खेती भी होती थी। कुओं से सिंचाई की जाती होगी। कहीं भी नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे लेखक सोचता है बारिश कम होने और कुओं का अधिक प्रयोग होने से पानी और नीचे चला गया जिसके कारण बस्ती मिट गई। यहाँ आकर लेखक को सिंध और गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आई जो पीले पत्थर के घरों वाला खूबसूरत गांव है। घर खाली हैं। करीब 150 साल पहले राजा से मनमुटाव पर गांव के सभी लोग अपने घर छोड़कर कहीं चले गए थे, इसलिए घर सारे टूट फूट गए हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के 3 खंडों में से एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी के चित्र हैं। लेखक को बताया गया कि यह अजायब घर बहुत छोटा है और सामान भी इसमें अधिक नहीं है क्योंकि अधिकतर सामान कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन का है। मोहनजोदड़ो में 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने मिट्टी के विशाल बर्तन, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि। विशेष बात यह है कि अजायब घर में औजार तो बहुत है परंतु हथियार नहीं है। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी हथियार नहीं मिलते, जिससे निष्कर्ष निकलता है यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, जबकि दूसरी सभ्यताओं में ऐसा नहीं। हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। यहाँ मूर्ति के शिल्प और औजार भी छोटे हैं। मुकुट और नावें भी छोटी हैं। लेखक सोचते हैं शायद ये लो प्रोफाइल सभ्यता रही होगी। मोहनजोदड़ो साधन व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है परंतु यहाँ आडंबर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है जिससे बहुत सारे रहस्य ही हैं। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे। उनकी कला प्रियता वास्तुकला, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की तस्वीरें, सुनिर्मित मोहरे, उन पर उकेरी गई आकृतियां, खिलौनों से सिद्ध होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अजायब घर में तांबे और कांसे की सुइयां मिली हैं। 3 सुइयां सोने की भी मिली हैं। नरेश के बदन पर कढ़ाई वाला दुशाला है। आज छापे वाला कपड़ा जिसे अजरक कहते हैं सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं जो शायद दरियां बनाने के काम आते होंगे। अब यहाँ पर खुदाई का काम बंद कर दिया गया है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसने के कारण दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई और अब इन खंडरों को बचा पाना ही एक चुनौती है। अतीत में दबे पांव ओम थानवी ने जो लिखा है उसका ये सारांश मैंने आपको पॉइंट्स में बताया। अब इसी पाठ का पूरा सारांश मैं आपको कम शब्दों में बताती हूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 प्राचीन शहर माने जाते हैं जिसमें हड़प्पा के सारे साक्ष्य जो थे वो रेल लाइन बिछाने के दौरान मिट गए। मोहनजोदड़ो के लिए खुदाई की गई जो कि बहुत प्राचीन सभ्यता है। वहां पर बहुत चीजें इस तरह की पाई गई जिसको देखकर हैरानी होती है। जौ, गेहूं, ज्वार आदि पाया गया जिससे लगता है कि वहां के लोग खेती करना जानते थे।
कुछ स्थान ऐसे मिले हैं जहाँ पर लगता है कि बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती होंगी। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। बड़े बड़े कोठार मिले हैं। मकान इस तरह के हैं जिसमें छोटे बड़े सब कमरे हैं। माना जाता है जो ऊपर की तरफ कमरे हैं वो मकान मालिकों के या बड़े रईसों के रहे होंगे, और जो नीचे की तरफ कमरे हैं वो शायद नौकरों के रहे होंगे। ये कल्पना के आधार पर बात की गई है। पानी की ऐसी व्यवस्था थी जैसी व्यवस्था आज भी देखने को कहीं कहीं नहीं मिलती। पानी की निकासी के लिए जो नालियां थी वो कवर्ड थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिराड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। जल संस्कृति होने के कारण पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो भी घर बने थे वो इस तरह से बने थे कि एक घर का दरवाजा किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुलता था। सारा शहर बहुत ही नियोजित तरह से बनाया गया था। जो मुकुट था राजा का वो भी बहुत छोटा सा मिला है। सभी लोगों को कुछ समान अधिकार दिए गए होंगे। तो सबसे प्राचीन सभ्यता ये हमें बहुत नई चीजें सिखा जाती है। जिस तरह से हमारे आज भी शहर नहीं है, उस समय भी ये बताती है सभ्यता कि शहर कितना नियोजित था। ये सारांश को ध्यान से पढ़ लीजिए, पाठ को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक आपकी जो है वो एमसीक्यू में पूछी जाती है। पाठ्य पुस्तक वितान के जितने भी पाठ है उनके एमसीक्यू के वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।